नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित और अनिका दोनों ही स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर अनिका देखती है कि वहाँ पर यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा तो थे ही नहीं, बल्कि उनकी जगह दो और लोग थे। उन्हें देखकर अब अनिका कहती है ये वो नहीं है। तब यहाँ पर अब अब्बास कहते हैं कि नहीं, ये वही हैं जिन्हें हम उस होटल से लेकर आए हैं। अब अनिका यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाती है कि ये सब कैसे हो गया, वो उनकी गिरफ्त से कैसे चले गए, उनके दुश्मनों ने उन्हें रिहा करा लिया है। लेकिन जब वो ये सब रोहित को बताती है तो अब रोहित कहता है अनिका तुम मेरे साथ चलो, और वो अब अनिका को लेकर अपने उसे विला की तरफ लेकर चला जाता है। एक गाड़ी यहाँ पर उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी जो कि नेत्रा की गाड़ी थी, इसलिए नेत्रा अब वहाँ पर कहती है किंग सच में तुमने दूसरी बार मुझे हार दी है और इस हार का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। ये सब करते हुए ही वो भी यहाँ से फिर से चली जाती है। तो इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में अब तक सब यहाँ पर मल्होत्रा हाउस से वहाँ पर आ जाते हैं। अब तो वहीं जैसे ही अब यहाँ पर सब आते हैं तो अब बड़ी रानी कविनालिशा के आने के बाद कहती है बेटा देखो अब सब कुछ तैयार है, मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए। अब बड़ी रानी की ये बात सुनते ही कविनालिशा कहती है वो बात तो ठीक है माँ, लेकिन माँ अनिका ने साथ जाने के लिए कहा था, क्योंकि अनिका भी तो कह रही थी कि उन्हें भी पेरिस हमारे साथ चलना है। तो बस अब उसी को ही फ़ोन लगा रही हूँ। वो क्या है ना कि अनिका मल्होत्रा हाउस भी नहीं पहुँच पाई। कविनालिशा की यह बात सुनकर अब बड़ी रानी कहती है क्यों नहीं पहुँच पाई? यहाँ से तो अनिका तुम लोगों के साथ ही गई थी ना। अब बड़ी रानी की इस बात को सुनकर अब आलिशा कहती है नहीं माँ, वो क्या था ना कि अनिका को कुछ काम था तो वो मामा जी के साथ एक बार मारवा हाउस चली गई थी और उसके बाद उसे दोबारा आना था। लेकिन दोबारा अनिका और रोहित दोनों को ही आना था, लेकिन मामा जी ही बस वहाँ पर गए थे, अनिका नहीं आई थी। आलिशा की ये बात सुनते ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा भी कहती है अरे इट्स ऑल राइट, वो बच्ची नहीं है, उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। इस बात पर बड़ी रानी कहती है आर यू श्योर स्वाति, क्योंकि बड़ी रानी को स्वाति को इतना चिल करता हुआ देखकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था। लेकिन उसे क्योंकि जब उसे पता चला कि अनिका मल्होत्रा हाउस भी दोबारा से नहीं गई है तो बड़ी रानी को एक पल के लिए तो चिंता हो गई थी। अब बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हाँ बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, अनिका अपने आप आ जाएगी, उसकी चिंता मत करो, जरूर वो किसी काम में बिजी होंगी। अब तक यहाँ पर कैलाश अधिकारी भी वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि कैलाश अधिकारी को भी पता चल चुका था कि अब उन्हें पेरिस के लिए निकलना है। और वो बड़ी रानी से अब कहते हैं सब कुछ रेडी है, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, सारा का सारा इंतजाम हो गया है, इवन मैंने सिक्योरिटी को भी अच्छे से चेक कर लिया है। कैलाश अधिकारी की ये बात सुनते ही यहाँ पर श्रेया कहती है सच में पापा, क्योंकि कैलाश अधिकारी तो श्रेया के पापा थे। अब इसलिए श्रेया को ये बड़ा अजीब लगता है और अब वो कहती है सच में पापा आपको इतनी जल्दी है जाने की, आप अपनी बेटी से दूर जाने की बहुत ही जल्दी में हैं। मुझे नहीं पता था कि कोई पिता अपनी बेटी से दूर जाने में इतना एक्साइटेड होता है। एकदम श्रेया की ये बात सुनते ही कैलाश अधिकारी को एकदम शौक सा लगता है कि श्रेया उससे क्या कह रही है। लेकिन अब कैलाश अधिकारी कहते हैं अरे नहीं बेटा, वो मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ, वो क्या है ना कि हमें निकलना है और तुम्हें तो पता है कि रानी साहिबा को कितने ही काम होते हैं, तो मैं तो बस इन्हीं के लिए ये सब कह रहा था। अब यहाँ पर श्रेया को समझाते हुए ही अब कैलाश अधिकारी ये सब कुछ कहते हैं और अब कैलाश अधिकारी अब श्रेया से अच्छी तरह से मिलते हैं। अब वो यहाँ पर श्रेया के सिर पर अब अपना हाथ रखते हुए कहते हैं
एक बाप कभी भी अपनी बेटी से दूर जाते हुए श्रेया खुश नहीं हो सकता। और खबरदार अगर ऐसी बात फिर से तुम्हारे दिलो दिमाग में आई तो, क्योंकि देखो बेटा, मेरे खुद के कुछ फर्ज हैं, मेरी कुछ ड्यूटी है जिन्हें तो मुझे पूरा करना ही होगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम सबसे दूर जाकर खुश हूँ। और ये सब कहने के बाद अब यहाँ पर श्रेया भी अब अपने पापा के गले लगती है। और उसके बाद अब पिंकी और यश ये दोनों भी तोड़कर अब जल्दी से कैलाश अधिकारी के पास आ जाते हैं। और इधर अब वो उनके गले मिलते हैं। तो भी यहाँ पर पिंकी अब कैलाश अधिकारी से कहती है, नानू आई विल मिस यू। काश आप नहीं जाते। पिंकी की ये बात सुनकर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, आई वुड ऑल्सो मिस यू। लेकिन वो क्या है ना बेटा कि काम तो करना ही पड़ेगा। और मैं ऐसा करता हूँ, कुछ समय के बाद मैं फिर से तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। लेकिन हाँ, अभी तो जाना ही पड़ेगा। और एक बार और मैं तुम लोगों से दूर जरूर हूँ, लेकिन तुम वीडियो कॉल पर तो मुझसे हमेशा कनेक्ट रह ही सकते हो, जिससे मैं तुम लोगों को देखता रहूँगा और तुम मुझे। अब यहाँ पर अपने नानू की ये बात सुनकर अब पिंकी भी हाँ में अब अपना सिर हिलाती है। तो साथ के साथ यश भी, क्योंकि जब से यश उन लोगों के साथ पेरिस गया था तब से यश का भी कैलाश अधिकारी के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड हो गया था। और इधर अब कैलाश अधिकारी अब धीरे धीरे सभी से मिलकर अब वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें रानी साहिबा और बड़ी रानी के उनके आने से पहले ही वहाँ पर पहले ही मौजूद होना था, ताकि वो उनकी सिक्योरिटी को और भी अच्छे तरीके से चेक कर सके। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा अब करण गुलेरिया से कहती है, हमें भी चलना चाहिए। अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ स्वाति, वो मैंने भी पैकिंग कर ली है हम लोगों के चलने के लिए। इसके बाद अब वो यहाँ पर शारदा को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, शारदा जरा मेरे रूम से हमारा सामान तो लेकर आ जाओ। अब यहाँ पर करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब शारदा कहती है, जी साहब, मैं बस अभी लेकर आ जाती हूँ, मुझे बस कुछ मिनट दीजिए। ये कहते हुए ही शारदा अब करण गुलेरिया के कमरे की तरफ उनका सामान जो उन्होंने पैक किया हुआ था वो लेने के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं अब तक प्रिंसेस लतिका भी अब वहाँ पर, क्योंकि वो पहले से ही मौजूद थी, अब चलने का समय आ गया था। तो प्रिंसेस लतिका पिंकी और यश से मिलने के बाद अब वो उन छोटे छोटे बेबीज से भी मिलती हैं, क्योंकि सच में लतिका को भी अब इन बेबीज के साथ थोड़ा सा लगाव हो गया था। हालांकि क्योंकि वो तीनों ही अब खेलने के लायक हो चुके थे, उन्हें उनके साथ कुछ देर तक ऐसे खेलने के बाद अब वो अब यहाँ पर फिर से कविनालिशा के पास आ जाती है। तो वहीं कविनालिशा अब सभी से मिलकर अब विदा लेती है। तो अब राजलक्ष्मी कहती है, ये तुम्हारा ही घर है, ये तुम्हारा ही घर है आलिशा, प्लीज़ आती रहा करो। अगर तुम ऐसे ही आती रहोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये सुनते ही अब कविनालिशा भी कहती है, श्योर, क्यों नहीं। और इसके बाद अब आलिशा आकाश की तरफ देखने लगती है, और आकाश ने देख लिया था कि आलिशा उसी की तरफ देख रही है। इधर अब वो आलिशा आकाश को देखते हुए कहती है, आकाश वो कहाँ है। अब आलिशा की इस बात पर अब आकाश कहता है, वो तो अपने कमरे में है। और हाँ आलिशा, उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि आलिशा यहाँ से विदा लेने से पहले एक बार फिर से राजीव गुलेरिया को देखना चाहती थी, क्योंकि आलिशा यहाँ से जा रही थी, लेकिन राजीव गुलेरिया भी उसको विदा करने के लिए यहाँ पर नहीं थे इधर। अब ये सुनते ही अब आलिशा कहती है, अच्छा, क्या ऐसा बोला उन्हें? जरा हम भी तो देखें कि उनकी तबीयत कितनी ख़राब है। लाइक सीरियसली, मुझे नहीं लगता कि उनकी तबीयत ख़राब होगी, ज़रूर वो ना आने के बहाने मार रहे होंगे। और ये कहते हुए ही आलिशा अब बिना किसी को कुछ कहे सीधा ही अब राजीव गुलेरिया के रूम की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं आलिशा को इस तरह से जाता हुआ देखकर एक पल के लिए तो सभी हैरान थे, लेकिन यहाँ पर अब आकाश ये भी जानता था कि जैसे पिछली बार कविनालिशा के कहने से राजीव गुलेरिया स्वाति के फंक्शन में चला गया था, तो इस बार भी आलिशा जरूर उन्हें ले ही आएगी, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि आलिशा के आगे तो खुद राजीव गुलेरिया भी चुप हो जाते हैं। तो वहीं अब तक करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा का पूरा अभी सामान यहाँ पर नीचे शारदा लेकर आ जाती है। तो वहीं अब महेंद्र पीरामल भी वहाँ पर आ जाते हैं।
महेंद्र पीरामल के आने के बाद अब वो यहाँ पर कहते हैं दीदी चलें क्योंकि देखो मैं भी तैयार हूँ। महेंद्र की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है हाँ महेंद्र, वो बस एक बार आलिशा आ जाए, क्योंकि आलिशा एक बार राजीव गुलेरिया से मिलने के लिए गई है, बस उनके आते ही हम चलते हैं। अब यहाँ पर बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं वैसे ये राजीव कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है, और जब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो उसे तो इस समय यहाँ पर होना चाहिए था ना, हमें सी ऑफ करने के लिए। इस बात पर अब यहाँ पर आकाश गुलेरिया कहता है अंकल वो क्या है ना कि वो अपने रूम में है और वो कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने रूम से यहाँ पर नहीं आ पाए। आकाश गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं क्या ऐसा कहा राजीव ने? अरे तुम लोगों को नहीं पता, ये सब उनका नाटक है। उसका आलिशा को यहाँ से जाते हुए वो नहीं देखना चाहता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आलिशा भी यहाँ से फिर से पेरिस के लिए जा रही है। तो बस वो एक बाप है ना, इसलिए उसका दिल थोड़ा सा शायद कमजोर हो गया है, बस इसी वजह से वो यहाँ ना आने के बहाने मार रहा है। महेंद्र की इस बात को सुनकर अब सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो इधर उसकी बात पर अब श्रेया कहती है कि समझ में नहीं आता है कि अभी ये हाल है तो जब आलिशा की विदाई होगी जब क्या हाल होगा, क्योंकि देखो अभी तो आलिशा की शादी भी नहीं हुई है। जब उनकी शादी करके उन्हें विदा कर दिया जाएगा तब तो पता नहीं चाचा जी का क्या ही हाल होगा। सच में मानना पड़ेगा उनका एक पिता का प्यार। इस बात पर अब यहाँ पर मयूर गुलेरिया भी कहता है फिर तो पता नहीं भाभी क्या करेंगे वो। सच में मुझे भी ये जानकर बहुत ही अजीब लगा कि वो आलिशा को जाने नहीं देना चाहते, इसलिए वो अपनी बीमारी का बहाना बना रहे हैं। जहाँ एक तरफ नीचे ये सभी राजीव गुलेरिया के ही बारे में बातें कर रहे थे, तो वहीं अब प्रिंसेस लतिका कहती है बड़ी रानी नाना जी कहाँ है, क्योंकि प्रिंसेस लतिका को भी यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और अब क्योंकि लतिका का भी राजीव गुलेरिया के साथ एक अच्छा बॉन्ड हो गया था जब से उसे पता चला था कि वो उसके नाना जी हैं, इसलिए लतिका भी खुद राजीव गुलेरिया से जाने से पहले एक बार मिलना चाहती थी। इसलिए वो बड़ी रानी से अपने नाना जी के बारे में पूछती है और कहती है चलिए ना बड़ी रानी, हमें उनसे मिलना है। देखो उसके बाद तो फिर हम पेरिस चले जाएंगे, फिर तो पता नहीं हम अपने नाना से कब मिल पाएंगे और कब नहीं। इधर लतिका की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी भी कहती है बेटा आपकी रानी माँ उनके रूम में ही गई है ना, तो वो बस उन्हें लेकर ही आती होगी, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारी रानी माँ उन्हें जरूर लेकर आएंगी, और जब वो नीचे आए तो आप तब उनसे यहीं पर ही मिल लेना। बड़ी रानी की इस बात पर अब लतिका कहती है नहीं ना बड़ी रानी प्लीज चलिए ना, हम भी तो उन्हें लेकर आएंगे। भला रानी माँ ही उन्हें लेकर क्यों आएगी। अब लतिका को इस तरह से जिद करता हुआ देखकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं चलो बेटा, अगर आपकी बड़ी रानी नहीं चल रही है तो चलो मैं चलता हूँ बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको लेकर आपके नाना जी के रूम में चलता हूँ। अब करण की ये बात सुनते ही अब प्रिंसेस लतिका कहती है वाह ये तो अच्छी बात है, चलो मैं भी तो अपने नाना जी को अपने साथ लेकर आऊंगी ना। और यहाँ पर अब करण गुलेरिया लतिका को राजीव गुलेरिया के रूम की तरफ लेकर जाने लगते हैं। एक तरफ जहाँ पर गुलेरिया परिवार में पेरिस जाने के लिए जो लोग पेरिस के लिए निकल रहे थे उनकी पूरी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिमालय रीजन में सर जी अपने काम में यहाँ पर बहुत ही बिजी थे। वो अपने काम में इतने बिजी थे कि उन्हें अपने फ़ोन का भी ध्यान नहीं था, लेकिन तब जब उनके फ़ोन पर अब नेत्रा का कॉल आ रहा था तो नेत्रा के बार कॉल करने के बाद जब एक बार उनके कानों में उसकी आवाज़ गई तो जैसे ही अब सर जी अपने फ़ोन को रिसीव करते हैं तो अब सर जी नेत्रा के नंबर को देखते ही कहते हैं हेलो। इधर सर जी ने हेलो ही कहा था कि उनकी इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है हमें पता चल गया है कि जो नया किंग है वो मरे हुए किंग का ही वंश है, देखो मुझे उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता चली है। नेत्रा की इस बात पर अब सर जी कहते हैं क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो। अब सर जी की इस बात पर नेत्रा कहती है हाँ मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन हाँ मुझे उसकी एज का भी कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर उसकी एज क्या होगी।
नेत्रा की इस बात पर अब सर जी कहते हैं कोई बात नहीं, वो तो मैं देख लूँगा। वैसे तुम कहाँ हो अभी? तुम्हें तो अभी यहाँ पर मेरे साथ होना चाहिए था ना नेत्रा। तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो? सर जी की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है। इस वक्त मैं गुलेरिया हाउस के ही बाहर हूँ। वो रिया मेरे हाथ से निकल गई है। तो क्या अभी यहाँ पर मैं प्रिंसेस लतिका को अपने साथ ले लूँ क्या? क्योंकि भले ही रिया हमारे हाथ से निकल गई हो, लेकिन प्रिंसेस लतिका तो अभी गुलेरिया हाउस में ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं प्रिंसेस लतिका को ही अपने साथ ले आऊँ। देखो, मैंने पूरा का पूरा प्लान रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर सर जी कहते हैं, ठीक है नेत्रा, अगर तुम्हारा लतिका को लाने का प्लान रेडी है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। और हाँ, अगर तुम्हें और फाइटर चाहिए होंगे तो उसके लिए कहना, क्योंकि देखो ये काम इतना भी इजी नहीं होने वाला है। क्योंकि वो प्रिंसेस लतिका है। अब कल वो फ्रांस की होने वाली महारानी है जो फ्यूचर में होगी। इसलिए हमारे कुछ फाइटर मैं वहाँ पर भेज देता हूँ। इस बात पर अब नेत्रा कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। आज की रात हमारी जीत की रात होगी। बस एक बार वो प्रिंसेस लतिका मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद तो देखना मैं कैसे उस कवि नालिशा को, उस फ्रांस की रानी को अपने सामने झुकाती हूँ, और कैसे फिर वो फ्रांस की रानी उस किंग को हमारे सामने झुकाएगी। और उसके बाद तो हमारे वो चारों के चारों आदमी उसकी कैद से रिहा हो जाएंगे। बस एक बार ये लतिका हमें मिल जाए, और इसकी शुरुआत देखो मैं भी गुलेरिया हाउस से ही करूँगी। यहाँ पर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब सर जी कहते हैं, बहुत अच्छा प्लान है। वैसे तुम चिंता मत करना, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर ही रहेगी। तुम्हें जैसे ही हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि हमें बस अब हर हाल में हमारे वो चारों के चारों आदमी वापस चाहिए। सर जी की इस बात पर अब नेत्रा कहती है, ओके ठीक है। और यहाँ पर अब नेत्रा से बात करने के बाद अब सर जी अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और अब वो इसके बाद अब अपने फ़ोन से एक नंबर को डायल करते हैं। कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब यहाँ सर जी कहते हैं, नेत्रा का प्लान रेडी है। हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि देखो अभी तो वहाँ पर नेत्रा ही इनफ है, लेकिन अगर बाई चांस उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो उसके हिसाब से तुम्हें रेडी रहना होगा। सर जी की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, क्या तुम्हारे और नेत्रा के लिए हमारे लोगों को छुड़वाना इतना मुश्किल हो गया है कि तुम्हें सच में मेरी मदद की ज़रूरत है? सच में तुम लोग इतने शक्तिशाली होकर भी तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है? अब इस बात पर अब सर जी कहते हैं, तुम्हें सामने आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें हमारी मदद वैसे ही करनी है जैसे कि तुमने सालों पहले कुलदेवी के मंदिर में महारानी के उस जिएंट ईगल से की थी। बस वैसी ही मदद मैं मांग रहा हूँ। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी मदद के लिए तुम उन लोगों के सामने आओ, और वो भी बिना किसी के सामने आए। इस बात पर अब सर जी को सामने से आवाज़ आती है, ठीक है फिर, लेकिन हाँ याद रहे कि इस बार पहले जैसी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारे वो 4 लोग इस बार हमें मिलने ही चाहिए, क्योंकि उन 4 लोगों को वापस लाने के लिए हम लोग ऐसे कई प्लान बना चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और हमारा प्लान नाकामयाब रहता है। लेकिन अब की बार हर हाल में ये प्लान कामयाब होना चाहिए, क्योंकि अब जब मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ तो उनका भी हमारे लिए मिलना उतना ही ज़रूरी है। अब उस शख्स की ये बात सुनते ही अब सर जी कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, और वैसे भी इस बार आप भी तो हैं ना। अगर इस बार महारानी भी आ जाएगी ना तो मैं नेत्रा को उनके सामने कर दूंगा और खुद किंग के सामने खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि पिछली बार तो क्योंकि महारानी हमारे सामने आ गई थी तो हमने एक महारानी के ओहदे का थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार महारानी से लड़ने के लिए भी और किंग से लड़ने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर जी की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, एक बार प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग
थोड़ी सी पूरी प्लानिंग नेत्रा से जान लो कि आखिर नेत्रा किस तरह से क्या क्या करना चाहती है, और फिर मुझे उसके प्लान के बारे में बताओ, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि आखिर नेत्रा ने क्या प्लान बनाया है। कहीं ऐसा तो न हो कि अब की बार भी इस प्लान में किसी तरह की कोई ना कोई कमी हो। और वैसे भी अगर हमें नेत्रा का प्लान पता होगा तो नेत्रा के प्लान में हमें अपनी चाल कैसे चलनी है उसके बारे में भी हमें आइडिया हो जाएगा, और हमें उसमें अपनी चाल चलनी भी है या नहीं, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि आखिर इस प्लान में हमें उसे हमारी ज़रूरत भी है या नहीं, या हम पहले से ही उसके प्लान में जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। उस शख्स की इस बात पर अब सर जी कहते हैं ठीक है, और फिर अब वो यहाँ पर अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब अपने फ़ोन को रखने के बाद अब सर जी अपने मन में ही सोचते हैं, वैसे कुछ भी कहो इसके पास दिमाग तो है और उसके दिमाग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और ये कहते हुए ही सर जी अब अपने काम में फिर से लग जाते हैं। इधर दिल्ली में रोहित के विला में अनिका और रोहित जैसे ही वहां पर आते हैं तो वो वहां पर देखते हैं कि राहुल को यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है और उसके बगल में चिराग खड़ा था। अब राहुल को इस तरह से बंधक बना हुआ देखकर अब अनिका कहती है, क्या क्या हुआ है चिराग, ये इसे इस तरह से बांध कर क्यों रखा है? तुम जानते हो ना ये कौन है, तो फिर उसके साथ ये सब क्या है? अनिका की इस बात पर अब चिराग कहता है, सर मैडम राहुल सर उन्हें मारना चाहते थे, और इतना ही नहीं आप दोनों बेसमेंट में जाकर उनकी हालत देखिए, इसलिए इन्हें वैसे बांध कर रखा गया है। ये सुनते ही अब राहुल हिलने लगता है तो उधर रोहित अब राहुल के पास जाता है और अब उसके मुंह में जो टेप चिपकाया हुआ था बड़ी ही सावधानी से अब रोहित उस टेप को निकालने लगता है, ताकि उस टेप को खींचते हुए उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी दर्द ना हो। रोहित जब धीरे धीरे से उसकी टेप को निकाल लेता है तो अब वो वहां पर कहता है, मैंने कहा था ना राहुल कि कोई भी गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? रोहित की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, अगर बिल्ली को मलाई की रखवाली दोगे तो क्या वो मलाई बची रहेगी? सच में भाई तुम्हें लगता है? क्योंकि देखो बिल्ली तो कभी मलाई को छोड़ ही नहीं सकती, और वैसे भी मैं उस बूढ़े को नहीं छोड़ूंगा। उस बूढ़े ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिसने मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद कर दी है, तो क्या आपको लगता है कि मैं उसे इस तरह से जिंदा छोड़ सकता हूँ? लुक एट मी भाई, ये मैं नहीं हूँ ना, ये चेहरा मेरा है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, राहुल प्लीज़ शांत हो जाओ, हम आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। पहले तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंडे दिमाग से ही हम तुम्हारी बातों को समझ पाएंगे, और तुम भी शायद हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। इस तरह से अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो सच में जो बात हम तुमसे कहना चाहते हैं वो तुम समझ ही ना पाओ, इसलिए आराम से बात करते हैं। अनिका की इस बात पर अब राहुल कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उस बूढ़े की मौत तो देखो मेरे ही हाथों से होगी। मैं उसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही यहाँ पर अनिका कहती है, राहुल रिलैक्स प्लीज। अब अनिका की ये बात सुनते ही राहुल कहता है, देखो मैं डरता नहीं हूँ तुमसे और ना ही तुम्हारे इस पति से, मैं तुम दोनों से ही नहीं डरता हूँ, इसलिए मुझे डराने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो। देखो मेरे सामने जो खंजर है ना, बस एक बार मैं इस खंजर को उस बूढ़े के सीने में उतार दूँ, इसके बाद तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जब तक अब मैं इस खंजर को उसके सीने में नहीं उतार देता तब तक तो शायद ना तो मैं रिलैक्स हो पाऊंगा और ना ही अब मैं चैन से बैठ पाऊंगा। अरे उस बूढ़े ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, मेरे मम्मी मेरे पापा, अरे उन दोनों को उसने छीना और मेरा वजूद भी मिटा दिया। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे उस बूढ़े को छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस बूढ़े को मारने के बाद फिर चाहे मुझे कोई भी सजा मिले, मैं जीऊं या मरूं, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इस बूढ़े को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला।
राहुल को इस तरह से गुस्से में देखकर और उसकी उस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, राहुल देखो प्लीज शांत हो जाओ, और मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। मैं और सच कहूँ तो मैं तुम्हें डराना भी नहीं चाहती हूँ, और भला मैं ये क्यों करूँगी। अनिका की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, मुझे किसी की कोई भी बात नहीं सुननी है, इसलिए मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करो, और ना ही मैं अभी इस मूड में हूँ कि मैं किसी की भी बातों को सुन सकूँ। राहुल की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रोहित कहता है, चिराग आज इसका खाना बंद कर दो। ये सुनते ही अब राहुल कहता है, क्यों ऐसा क्यों, हम इसका खाना क्यों बंद कर दें। एक तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मेरे इम्पोर्टेंट कंसर्ट के टाइम पर क्यों तुम्हें काम आता है। हाँ, क्या जब भी मेरा कोई कॉन्सर्ट होता है तब भी तुम मुझे बुला लेते हो। अरे तुम मेरी कमाई का कोई जरिया रहने भी दोगे या नहीं। तुम मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो। क्या मुझे तुम्हारे जैसी शकल होने का ये नुकसान इस तरह से उठाना पड़ेगा। अपने आप तो तुम दुनिया के कितने अच्छे बिजनेस टाइकून बन चुके हो, लेकिन मुझे एक सिंगर भी बनने नहीं देना चाहते। इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, मैंने कहा ना कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारा जो भी नुकसान होगा मैं तुम्हें उससे ज़्यादा पे करूँगा। इसलिए अब चुपचाप यहाँ पर बैठो और जैसा तुम्हें बोला जा रहा है बिल्कुल वैसा ही करो। इस बात पर अब राहुल कहता है, मुझे इस बार तुमसे बहुत ही ज़्यादा कीमत चाहिए, क्योंकि देखो हर बार तुम ऐसे ही मुझसे अपने काम निकलवाते रहते हो। राहुल की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, ठीक है राहुल, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन प्लीज़ अभी कोई तमाशा मत करना, क्योंकि देखो जो अभी ये सब तुम कर रहे हो इस तरह से गुस्से में सब कुछ अभी तबाह मत कर देना, जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़े। इसलिए अभी हमारी बातों को सुनने की कोशिश करो। अनिका की इस बात पर अब राहुल कहता है, देखो मैं इस बूढ़े को तो नहीं छोड़ूंगा, भले ही चाहे तुम दोनों मुझसे कुछ भी क्यों ना कहो। इसलिए इस बूढ़े को तो मेरे हाथों से बचाने की कोशिश मत करो। और ये कहते हुए ही राहुल अब चिराग की तरफ देखता और अब चिराग से कहता है, यहाँ पर कुछ खाने के लिए है क्या। अब यहाँ पर राहुल की इस बात पर चिराग कहता है, श्योर सर, क्यों नहीं है, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। अगर आपको भूख लगी थी तो आप पहले मुझे कहते ना। अब चिराग की ये बात सुनते ही राहुल कहता है, देखो मेरे लिए इंसानों वाला खाना लेकर आना। वो क्या है ना कि मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। अगर मुझे घास फूस खाना होता तो मैं गार्डन में जाकर पत्ते खा सकता था। मैं ये सब दिखावे के लिए मैं ये सब कुछ नहीं खा सकता हूँ, ना ही मेरे बस का ये सब खाना है। इसलिए मेरे लिए कोई ढंग का खाना लेकर आना, क्योंकि ये तो सिर्फ ये पत्ते वगैरह तो मेरा भाई ही खा सकता है। अब राहुल की ये बात सुनते ही अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनिका समझ गई थी कि राहुल ये सब रोहित के लिए कह रहा है, क्योंकि रोहित को ही हमेशा एग्जोटिक और बोल्ड सलाद ये सब पसंद थे। और इधर अब यहाँ पर अनिका चिराग से कहती है, मेन मारवा हाउस से आलू की सब्जी और पूरी मेन मारवा हाउस में आलू की सब्जी और पूरी बनी हुई है, और साथ में जीरा राइस भी, तड़के वाली दाल भी। तो ऐसा करो, तुम वहां से जाकर वो सब ले आओ। अनिका ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, मारवा हाउस में ये सब कुछ किसने बनाया, क्योंकि ये सब कुछ कौन बना सकता है, किसने बनाया है, क्या ये बताओगी। इस बात पर अब अनिका कहती है, ये सब आयशा माँ ने बनाया है। वो उन्हें काफ़ी वक्त से खाने का मन कर रहा था ना, तो उन्होंने आज यही सब बनाया है। क्या तुम आयशा माँ के हाथ का खाना खाना चाहोगे। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, तुम्हें कैसे पता अनिका ये सब, क्योंकि जैसे ही अनिका ने ये सब कहा तो अब रोहित हैरानी से अनिका को देखने लगता है और अब वो अनिका से पूछता है। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, माँ ने ग्रुप पर फोटो डाली है, इसलिए मैंने वो फोटो देखी, इसलिए मैं ये सब कह रही हूँ। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपने फ़ोन से उस फोटो को निकालकर अब रोहित और राहुल दोनों को दिखाने लगती है। तो अब उस फोटो को देखकर अब यहाँ पर राहुल कहता है, वाह वाह, ये तो सच में बहुत ही टेस्टी लग रहा है।
अब इस खाने को देखकर तो मानो राहुल के मुंह में पानी आ जाता है और मानो वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और अब वो कहता है, सो प्लीज़ प्लीज़ भाभी जी मेरे लिए भी मंगवा लीजिए ना, अगर वो आयशा ताई जी ने इस खाने को बनाया है तो। और हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि देखो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। राहुल की ये बात सुनते ही अब अनिका चिराग की तरफ देखने लगती है तो अब चिराग भी कहता है, ओके मैडम, मैं भी लेकर आ जाता हूँ। और यहाँ पर चिराग अब अपने फ़ोन से एक नंबर को डायल कर देता है। कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब यहाँ पर चिराग कहता है, जल्दी से 5 लोगों का खाना पैक करके रोहित सर के विला की तरफ लेकर आ जाओ। और हाँ, याद रहे कि कोई तुम्हें देखे नहीं, क्योंकि जब तुम उस खाने को पैक करा कर यहाँ पर लेकर आओ तो ध्यान रखना कि किसी की भी नज़र तुम पर नहीं होनी चाहिए कि तुम ये खाना कहाँ लेकर आ रहे हो। अब चिराग की इस बात पर अब उसे सामने से आवाज़ आती है, ओके सर, काम हो जाएगा। इधर अब यहाँ पर चिराग ने अपना काम कर दिया था तो अब अनिका रोहित से कहती है, वो कहाँ पर हैं? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, चलो चलो अनिका, पहले रूम में चलते हैं, उसके बाद ही मैं तुम्हें सब बताता हूँ। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, ओके मिस्टर मारवा। और यहाँ पर वो दोनों अभी रूम में चले जाते हैं।